पानी वाला कौन होगा ना। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में सब्ट्रैक्शन और वेक्टर पढ़े थे और उसके डीपीपी आपको दिए थे बनाने के लिए। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने तीनों मेथड पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एडिशन के लिए, और एक सब्ट्रैक्शन और वेक्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग एनालिटिकल मेथड की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही एनालिटिकल मेथड और वेक्टर एडिशन में हम लोग आएंगे, हम लोग को दो कंसेप्ट का जरूरी पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन और एक कंपोजिशन। और ये जो दो कंसेप्ट हैं, ये दोनों कंसेप्ट जो है हमें 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, यानी इन 2 डायमेंशन इन 3 डायमेंशन दोनों में पढ़ने होंगे। तो पहले हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे रिजोल्यूशन और तब पढ़ेंगे कंपोजिशन, और तब उसके बाद हम लोग एनालिटिकल मेथड इन 2 डायमेंशन आएंगे, फिर एनालिटिकल मेथड इन 3 डायमेंशन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर 3 डायमेंशन में रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। और तब रिजोल्यूशन पढ़ने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की हम लोग को आवश्यकता है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वैल्यूज का, यानी थीटा के पर्टिकुलर वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोग को मेमोराइज करना होगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स जो है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो आप 10 तक पढ़े हैं उसको हमको जरूरत नहीं है, वो आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा। हमें जो यहाँ जरूरत है उसकी चर्चा केवल हम लोग करेंगे। तो यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को जरूरी है वो यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग को जरूरी है कास्ट रूल, जिसको बोलते हैं कास्ट रूल। ये कास्ट रूल जो हम लोग को जरूरी है, पहला क्या है, तो यहाँ देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बनाए हैं, या कोऑर्डिनेट है एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आप जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 4 हम लोग बांट दिए क्वाड्रेंट में इसको। अब इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ जो कास्ट रूल को जो हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं उसको ऐसे देखिए, CAST। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिएगा या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। C का मतलब होता है कॉस, A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन, और T का मतलब होता है टैन। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो A का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में S का मतलब हो गया साइन, और साइन का जो इनवर्स फंक्शन होता है, यानी 1/sin, जिसको कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक या पॉजिटिव होता है। थर्ड में T का मतलब हो गया टैन, तो टैन पॉजिटिव होगा, और टैन का जो कॉट या पॉजिटिव होगा। और उसी में फोर्थ क्वाड्रेंट में C का मतलब होता है कॉस, और कॉस का जो अपोजिट होता है सेक, तो यह सेक, ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव होंगे किसके, थीटा के। इसलिए थीटा डाल दीजिए, साइन थीटा, तो जैसे ही साइन थीटा डालिएगा n हट जाएगा, कॉसेक थीटा, और एक ऑल फंक्शन के लिए, यानी साइन कॉस टैन, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। इसको याद रखने का तरीका है आपको, फर्स्ट मेमोरी टिप्स है इसका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब हो गया, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ए का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, ए का ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव तो साइन का अपोजिटिव पॉजिटिव है। जैसे अगर हमारा 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1/2 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हमारा -3 निगेटिव क्वांटिटी है तो -1/3 भी क्या होगा, निगेटिव क्वांटिटी ही होगा। इसलिए हम लोग केवल साइन लेते हैं, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो इसका 1/sin जो होगा कॉसेक फंक्शन, वो भी पॉजिटिव होगा। T का जो मतलब है यह हो गया टैन पॉजिटिव, और C का जो मतलब है यह हो गया कॉस पॉजिटिव। ये सभी पॉजिटिव हो गए। दूसरा जो हम लोग इसका लेते हैं मेमोरी टिप्स याद करने का, उसका है ऐड शुगर टू कॉफी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऐड है पहला ए, इस ए का भी मीनिंग वही है ऑल पॉजिटिव, एस का मीनिंग वही है साइन पॉजिटिव, टी का मीनिंग वही है टैन पॉजिटिव, और सी का मीनिंग वही है कॉस पॉजिटिव। तो इस तरह हम लोग याद करते हैं कास्ट रूल, यानी ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि थीटा का वैल्यू या जो है रेफरेंस है,
तो रेफरेंस को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, यानी यह 0 डिग्री लाइन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, या 180 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यह 270 डिग्री हो गया। फिर 0 डिग्री को 360 डिग्री बोलेंगे। तो अगर थीटा हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग टर्मिनेटिंग लाइन को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अगर यह एंटी क्लॉकवाइज थीटा हम लोग फॉर्म करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज अगर थीटा हम लोग लेते हैं, ऐसे यहाँ से फॉर्म करते हैं थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज में थीटा जो है वो निगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 to 90 के बीच जो है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, चाहे वह 0 डिग्री हो, साइन 15 डिग्री हो, tan 15 डिग्री हो, cosec 15 डिग्री हो, या cos 15 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 53 डिग्री हो, 37 डिग्री हो, या फिर 90 डिग्री तक, यानी 0 से 90 के रेंज में, लेकिन 90 में तो कुछ इंफिनिटी हो जाएगा, 90 को छोड़ करके 0 से 90 के रेंज में और वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। फिर यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 90 से लेकर 180 के बीच, तो थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच है, जैसे 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो ये सब जो वैल्यू आ रहा है इसका रेंज है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो इस रेंज में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जो है वो निगेटिव होगा। जैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन cos 120 डिग्री निगेटिव हो जाएगा, tan 120 डिग्री है निगेटिव हो जाएगा, cosec पॉजिटिव हो जाएगा, फिर sec जो है वह हमारा निगेटिव हो जाएगा, cot जो है वह निगेटिव हो जाएगा। केवल साइन और cosec जो है इस रेंज में थीटा है तो उसके वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी वैल्यूज निगेटिव होंगे। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट का देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है केवल tan पॉजिटिव है, तो यह 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच अगर हमारा tan 225 डिग्री है, यानी 225 डिग्री आ रहा है, tan जो है आपका 270 से कम 200 डिग्री आ रहा है, tan 190 डिग्री आ रहा है, tan 225 डिग्री आ रहा है, तो ये सब वैल्यू जो है tan का पॉजिटिव होगा, cot का पॉजिटिव होगा, लेकिन sin का निगेटिव हो जाएगा, cos का निगेटिव हो जाएगा, यानी tan cot पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी फंक्शन इस रेंज में क्या होंगे, निगेटिव होंगे उसके वैल्यू। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है यह हमारा cos का है, इसका वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री, तो 270 to 360 डिग्री रेंज लेते हैं। ये 360 डिग्री के बीच जो है यह हमारा जो है निगेटिव रहता है, तो cos और sec जो है यह पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी फंक्शन जो है वह निगेटिव हो जाएगा इस रेंज में। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि किस रेंज में कौन सा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कौन सा निगेटिव वैल्यू आएगा, उसके लिए हम लोग कास्ट रूल पढ़ते हैं, याद रखने का एक जो मेमोरी टिप्स हो गया। अब इस मेमोरी टिप्स के आधार पे कुछ फंक्शंस का वैल्यूज भी हम लोग को याद करना है और उसका फॉर्मूला भी याद करना है। तो पहले आपको देखना है, जैसे हम लोग को फॉर्मूला तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो 6 इस क्वाड्रेंट में, 6 इस क्वाड्रेंट में, 6 इसमें, 6 इसमें, यानी 24 हो गए। 24 तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को केवल साइन और कॉस का याद करना है। 90 डिग्री प्लस माइनस पे, 100 डिग्री, 180 डिग्री प्लस माइनस पे, 270 डिग्री प्लस माइनस पे, और 360 डिग्री प्लस माइनस पे। तो प्लस वाला तो खुद यही कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाले में लेना है। यानी कि फर्स्ट आपको लेना है साइन माइनस थीटा। तो देखिए साइन माइनस थीटा जैसे ही हम लोग लेंगे तो थीटा क्लॉकवाइज में जाएगा, और एक क्लॉकवाइज जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है तो साइन निगेटिव हो गया, और वैल्यू क्या रहेगा, साइन थीटा है। कॉस माइनस थीटा, तो देखिए कॉस माइनस थीटा लेते हैं तो एक क्लॉकवाइज जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो बस ये पॉजिटिव हो गया कॉस थीटा। यहाँ प्लस लिख रहे हैं कस्टमरी, यानी कन्वेंशनली हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ आपको लिख देते हैं कि प्लस कॉस थीटा होगा। तो ये जो हो गया माइनस थीटा पे हो गया। अब आ जाइए 90 माइनस थीटा पे। अब देखिए 90 माइनस थीटा लेंगे तो वह वैल्यू हमारा 0 और 90 के बीच आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो या कॉस 90 माइनस थीटा हो, सबका वैल्यू साइन का यानी कि 90 पर जो मल्टीपल होगा या 90 के ऑड इंटीग्रल पर जो मल्टीपल होते हैं वो साइन कन्वर्ट होते हैं कॉस में, कॉस होते हैं साइन में, और 180 के जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना, वह जो है हमारा सेम फंक्शन में रहते हैं, यानी साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस ही होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कन्वर्ट हो गया 90 पे है, और कॉस 90 माइनस थीटा
से कन्वर्ट होके हो गया साइन। अब साइन इसका पॉजिटिव की निगेटिव, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा। उसके बाद देखिए अगर यही आपको रहे साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में जाएगा, कॉस में, तो कन्वर्ट हो गया कॉस में। और 90 प्लस थीटा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ देखिए सेकंड में साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और कॉस जो है सेकंड में क्या है निगेटिव, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह साइन 180 डिग्री माइनस थीटा चेक कीजिए, तो साइन 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव है और साइन का साइन में रहेगा क्योंकि 180 का इवन मल्टीपल 180 का मल्टीपल है, तो यह हो गया साइन थीटा। लेकिन कॉस में देखिए कॉस 180 माइनस थीटा अगर आता है आपको, तो cos 180 माइनस थीटा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है cos निगेटिव, तो निगेटिव और 180 है इसलिए यह cos का cos रह गया। अब जो है इसके नीचे फिर देखिए साइन आ जाएगा 180 प्लस थीटा। अब जैसे ही 180 प्लस थीटा लिए तो साइन का साइन रह जाएगा 180 है, लेकिन यहाँ जो है थीटा का वैल्यू जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan पॉजिटिव है साइन निगेटिव है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। फिर यहाँ cos लेंगे, cos 180 प्लस थीटा, तो ये भी माइनस cos थीटा आ जाएगा। उसी तरह फिर हम लोग जो है चेक करेंगे, आपको 180 माइनस प्लस हो गया, अब 270 माइनस प्लस और फिर 360 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 270 माइनस थीटा, तो देखिए 270 माइनस थीटा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा निगेटिव, और 270 पे है तो साइन का cos हो जाएगा, cos 270 माइनस थीटा। सब जगह थीटा होगा, हम छोड़ रहे हैं, आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो देखिए cos भी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में यह थीटा लाई करेगा, और थर्ड में cos निगेटिव है तो माइनस, और cos है 270 90 का ऑड मल्टीपल है, चेंज हो जाएगा तो cos का साइन है। अब जो है साइन 270 प्लस थीटा, अब देखिए 270 प्लस थीटा जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है निगेटिव, तो यह जो हो जाएगा साइन बदल करके cos। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है साइन का हो गया cos, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव है और cos क्या है पॉजिटिव है। तो उसको याद करने के लिए यहाँ का ट्रिक रखिए, साइन 90 प्लस थीटा जो हम लोग लिए हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, और साइन कन्वर्ट हो गया cos में, और ये सेकंड का थीटा है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ फोर्थ का है, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो माइनस थीटा हो जाएगा, और cos 270 प्लस थीटा देखिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और 270 प्लस थीटा जो है फोर्थ में गया, फोर्थ में cos क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रह गया। अब उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा देखिए, तो यह भी फोर्थ में है और फोर्थ में साइन निगेटिव है इसलिए 360 180 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा साइन का साइन ही रह गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है निगेटिव इसलिए माइनस आ जाएगा। अब cos 360 माइनस थीटा देखिए, तो cos जो है 360 माइनस थीटा, cos का cos से रह गया क्योंकि 180 का मल्टीपल है, और उसके बाद 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में cos पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रह गया। तो इस तरह अगर कास्ट रूल आपको अच्छे ढंग से आता है तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं किसका साइन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, इजिली आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसको याद करने के बाद इतना हम लोग को आवश्यकता है, इसके याद करने के बाद कुछ वैल्यूज हम लोग को याद करना है, थीटा का पार्टिकुलर वैल्यूज। तो थीटा का पार्टिकुलर वैल्यूज अब हम लोग याद करेंगे, उसके लिए एक टेबल बना लेंगे। हम लोग को दो जरूरी है, साइन का कॉस का, लेकिन साइन कॉस और टैन तीनों बना लेते हैं हम लोग। यहाँ जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यूज जो होंगे यानी कि थीटा, अब यहाँ 0 डिग्री का वैल्यू, यहाँ साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू इधर हो गया, यहाँ फिर कॉस थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा, तीन का वैल्यू हम लोग को याद करना है।
साइन कॉस याद कर लीजिएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, tan नहीं भी याद करोगे तो निकल जाएगा। इसका विपरीत है 0 डिग्री हम लोग को चाहिए, उसके बाद 30 डिग्री हम लोग का वैल्यू चाहिए। 30 के बाद जो है 37 डिग्री चाहिए, 37 के बाद हम लोग को 45 डिग्री चाहिए, 45 के बाद जो है 53 डिग्री चाहिए, 53 के बाद जो है 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री चाहिए, 120 के बाद 135 डिग्री, 150 डिग्री और फिर 180 डिग्री। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा है। अब एकदम इजी है, एक वैल्यू केवल आपको याद करना है किसी एक का, साइन का या कॉस का, किसी एक का याद कर जाइए। 0 से लेकर के 180 के बीच क्या 0 से 90 तक ही याद करना है, बाद बाकी तो अभी कास्ट रूल में जो हम लोग पढ़े हैं उसी से निकाल देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साइन 0 जो है यह होता है हमारा 0, तो इसको हम लोग 0 भर लेंगे, टेबल को 0, यह याद करना है। साइन 31/2 यह याद करना है, इसकी थोड़ी देर बाद हम लोग भरेंगे। यह जो होता है 1/√2 होता है, फिर यह और यह बाद में भरेंगे। ये 60 डिग्री है, √3/2 होता है और साइन 91 होता है। बस यही 1 2 3 4 5 वैल्यू आपको याद करना है। 5 वैल्यू आपको याद हो गया। अब देखिए साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस, बोलिए साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस 60, तो यहाँ देखिए साइन 180 माइनस 60 और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह सीधे साइन 60 हो गया, यानी √3/2 हो गया। तो साइन 120 को हम लोग जो लिखते हैं साइन 180 180 माइनस 60, तो ये बराबर हो जाएगा साइन 60, तो यह साइन 60 हो गया। उसी तरह 135 को 45 लिख सकते हैं, साइन 45 सेकंड में 1/√2, ये भी आ गया इसे में। और फिर 150 को साइन 30 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 180 माइनस 30, तो यह साइन 30 1/2 हो गया। और फिर साइन 180 माइनस 0 को यह हो गया हमारा 0। तो जस्ट 0 से 90 तक असेंडिंग गए हैं, अब उसके बाद 90 से लौटते हुए आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 वैल्यू याद किए, बस हो गया सब, इतना ही आपको याद करना है और कुछ नहीं याद करना, और सब अपने आप भर जाएगा। अब देखिए अपने आप कैसे हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। ये साइन का वैल्यू हो गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन जो 90 होगा, आपको कोई कहेगा साइन 90 माइनस 0 डिग्री बताइए क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो यह cos 0 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ उल्टा करके लिख लीजिए, या 1 हो गया तो 30 हो जाएगा 60 √3/2, फिर 45 हो जाएगा, सेम वैल्यू आ गया, फिर 60 हो गया 1/2 और फिर 90 हो गया 0। तो बस इसी को उलट करके cos में लिख देना है, या आपका ट्रिक याद हो गया। और जब यह याद हो गया तो इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए। अब cos का देखिए 120 क्या हो जाएगा, cos का सेकंड में सब निगेटिव होता है, सब निगेटिव होगा तो यह वैल्यू उल्टा ऑर्डर में इधर से जाएगा निगेटिव होकर के। तो 1/2 है तो माइनस 1/2, 1/3 तो माइनस 1/√2 तो माइनस 1/√2, √3/2 तो माइनस √3/2 और फिर 1 तो यहाँ -1, यह आ गया cos का। अब देखिए साइन बट्टा कॉस 0/1 0, इतना बट्टा इतना करोगे 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, इतना 1, इसको डिवाइड कर तो 2 कट गया √3, इसको डिवाइड करो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो या -√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो -1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो -1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो ये फिर 0 ही आ जाएगा आपका 0/-1। अब हम लोग का ये 2 वैल्यू बच गया ये, तो यहाँ पर ट्रिक एक है ये 2 वैल्यू के भरने के लिए, S1 ट्रिक। आप देखिए जो साइन 37 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 53, तो cos 53, तो जो 37 होगा वह cos 53 हो जाएगा। और दूसरा देखिए 53 डिग्री, अब याद कीजिए इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग याद करते हैं।
53 डिग्री 45 से बड़ा है और tan का वैल्यू देखिए 0 1 by रूट 3 1 रूट 3 या बढ़ते गया है यानी 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा जो होता है 4 by 3 होता है। एक ये वैल्यू केवल आपको याद करना है कि tan 53 जो है वो 4 by 3 होता है बस। अब tan 53 4 by 3 होता है तो यह परपेंडिकुलर हो गया या बेस हो गया तो हाइपोटेनस हो गया 4 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा और एक cos जो होता है वह बेस बटा यानी 3 by 5 हो गया और यह हो गया 4 by 5 हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब जो cos मतलब sin 53 होगा वह cos 30 होगा तो यह हो गया 4 by 5 जो यह होगा वह यह हो गया 3 by 5 और इस दोनों का रेशियो ले लीजिए तो ये 3 by 4 हो गया। या ऐसा भी निकाल सकते हैं tan कितना है तो cot कितना हो जाएगा tan 53 डिग्री बराबर cot 37 डिग्री यानी tan 90 माइनस 53 कर दीजिए cot 7 यानी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग याद कर लेते हैं इसको। तो केवल आपको जो याद करना है वो वैल्यू एक या वैल्यू केवल याद कर आप कर लेते हैं केवल 0 से 90 डिग्री साइन का केवल इसमें 37 शामिल कर लीजिए तो भी आपको निकल जाएगा 0 से 90 इतना केवल अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑल वैल्यूज जिसकी आवश्यकता हम लोग को अभी से लेकर पूरे कम्पिटिटिव तक पड़ेगा सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। जो भी डाटा देगा इसके अंदर देगा। इसके अलावा कोई थीटा का वैल्यू आएगा तो हम लोग tan इनवर्स जो भी वैल्यू आएगा tan के टर्म में tan इनवर्स जो भी आएगा उतना लिख देंगे। जैसे tan इनवर्स मान लो 61 डिग्री तो 61 डिग्री लिख करके छोड़ देंगे दैट इज करेक्ट आंसर। लेकिन 53 पे आता है 37 पे आता है तो उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ता है लिखना। तो एक टेबल हम लोग को याद करना है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद जो है हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। तो इसको याद रख लेना है आपको, वैल्यूज याद रख लेना है, कास्ट रूल याद रख लेना है, यानी 3 गो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का जरूरी हम लोग को रिजोल्यूशन में पढ़ेगा। इसको आपको याद रख लेना है ट्रिक पार्ट। इसके अलावा पैरेललोग्राम में जो फॉर्मूलाज आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन 2 थीटा मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस मतलब 3 फॉर्मूला वहां से 4 फॉर्मूला याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद आपको एक और याद करना था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की ये चौथा स्टेप में हो गया। इसकी हम लोग को आवश्यकता है, इतना केवल हम लोग रिवाइज कर लेंगे बस। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब फिजिक्स में आ जाते हैं। रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे रिजोल्यूशन क्या है। तो किसी भी एक वेक्टर के जगह कोई भी फील्ड हो, कोई भी बॉडी हो, स्केलर हो या वेक्टर हो, किसी भी एक का एक के अपने डायरेक्शन के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर इफेक्ट निकालना हम लोग चाहते हैं तो उस इफेक्ट को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। यानी रिजोल्यूशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके द्वारा किसी एक वेक्टर का इसके अपना डायरेक्शन छोड़ करके किसी दूसरे डायरेक्शन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग को निकालना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा कोई एक वेक्टर है, नाम रख देते हैं OP या वेक्टर A है और यहाँ पर हमारा कोई एक लाइन है L1 लाइन, कोई यह लाइन है देखिए ऐसे, यह हो गया L2 लाइन और कोई एक ऐसे लाइन है मान लेते हैं इसका इस ढंग से, यह हो गया L3 लाइन। L2 लाइन को दूसरे कलर से हम लोग ले लेते हैं L2 लाइन को, फिर L3 लाइन को भी किसी तीसरे कलर से लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। L3 लाइन है, L3 लाइन है, यह हमारा L2 लाइन है। तो अब आपसे हम पूछें कि वेक्टर A के प्रेजेंट होने का इफेक्ट जो है वह L1 लाइन पर क्या है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इमेजिन कीजिए कि OP के बराबर एक यहाँ पे कोई डंडा कोई लाठी जो है रखा हुआ है और ऊपर से टॉर्च की रोशनी ऐसे हम लोग जला रहे हैं।
तो जैसे ही टॉर्च की रोशनी जलाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से ये रोशनी यहाँ पर आ गया, ये रोशनी जो है L1 पे ऐसे आ चुका है, लेकिन यह रोशनी जो है इस डेल्टा पे अटक करके रह गया, फिर इसके टेल से यहाँ आ चुका है, फिर इधर आ चुका है, इधर आ चुका है। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग CP मान लेते हैं, इसको तब अच्छा लगा, इसको O मान लिए, इसको A मान लिए। तो देखिए O से A के बराबर जो है यह जो लाइन है हमारा CP जो वेक्टर A है, इस A वेक्टर के प्रेजेंस होने का इफेक्ट जो है L1 लाइन पर यह पड़ा कि OA के बराबर शैडो प्रेजेंट है। तो OA जो है यह इफेक्ट है किसका, वेक्टर A के प्रेजेंट होने का, किसके अलोंग द लाइन L1। इसी इफेक्ट को फाइंड आउट करने का प्रोसेस कहलाता है रिजोल्यूशन। कोई दूसरा आदमी कहेगा नहीं, यही इफेक्ट जो है हम लोग को L2 लाइन पे चाहिए, तो L2 लाइन पे देखिए, अब L2 लाइन पे देखेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यह आएगा, या फिर जो ब्लॉक हो जाएगा, या टॉर्च की रोशनी देखिए इस तरह हम लोग डालें टॉर्च की रोशनी, फिर इधर ये रोशनी आ गया, तो यहाँ पर फिर देखिए O डैश और यहाँ पर B डैश, तो O डैश B डैश पुनः इफेक्ट हुआ वेक्टर A के प्रेजेंस होने का किस लाइन पर, L2 लाइन पे। फिर इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस रिजोल्यूशन कहलाएगा। अब जो है इस L3 पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस लाइन के प्रेजेंस होने का, तो उसके लिए टॉर्च को इधर से डालिए, इधर से डालिएगा तो देखिए यहाँ से गया लाइन टॉर्च की रोशनी, फिर यह आकर के ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ तक ये ब्लॉक हो गया रोशनी, फिर यह रोशनी जो है ऐसे यहाँ तक आ गया, फिर इसके ऊपर वाला रोशनी यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ देखिए यह हुआ डबल डैश ले लेते हैं या C ले लेते हैं, तो वो डबल डैश C के बराबर पुनः शैडो प्रेजेंट है L3 लाइन पे। तो यह जो इफेक्ट है L3 पे, इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस पुनः कहलाएगा रिजोल्यूशन। अब कोई आपसे पूछेगा कि ठीक है ये प्रोसेस तो समझ गए कि किसी भी एक वेक्टर का इसका अपना लाइन छोड़ करके किसी भी दूसरे लाइन में किसी भी दूसरे डायरेक्शन में इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैथमेटिकली रिजोल्यूशन प्रोसेस को डिफाइन किया है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, OA को क्या कहेंगे। तो देखिए अगर OA जो L1 लाइन है, अगर इसको हम लोग L1 है तो इस OA को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the line L1, यानी A along line L1 लिखेंगे। उसी तरह OB डैश जो है यह कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the line L2, और उसी तरह जो O डबल डैश C है यह कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the line L3। अब जो है इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन कीजिए, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, और इसको Z एक्सिस मान लीजिए। यहाँ पर कोई वेक्टर है, अब इस वेक्टर का x एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से टॉर्च की रोशनी, तो यह जो है शेडेड पार्ट x एक्सिस पे मिला, तो यह x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A कहलाएगा। उसी तरह y पे डालेंगे तो यह y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A कहलाएगा। इसी तरह z पे डालेंगे तो यह z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A कहलाएगा। इस तरह A वेक्टर का 3 डायमेंशन में जो है x के अलोंग भी इफेक्ट हो सकता है, y के अलोंग भी, z के अलोंग भी होगा, और उस इफेक्ट को हम लोग उस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दैट डायरेक्शन कहेंगे। तो फाइनली यह जो हमारा इंटरसेप्ट आया यह कंपोनेंट कहलाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे x कंपोनेंट को, तो डिफाइन करने के लिए देखिए हमारा जो वेक्टर A था, यह वेक्टर A या था CP, तो CP का यह टेल कहलाएगा और यह हेड कहलाएगा। वेक्टर कंसेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टेल से परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला L1 लाइन पे, फिर हेड से परपेंडिकुलर डाला L1 लाइन पे, और जो L1 लाइन का पार्ट इंटरसेप्ट हुआ, इस इंटरसेप्टेड पार्ट को हम लोगों ने कहा L1 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along L1। अगर इसको x एक्सिस मानते तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x एक्सिस AX बोलते। उसी तरह हम लोग टेल से परपेंडिकुलर डाले किस पे, L2 पे, फिर हेड से परपेंडिकुलर डाले किस पे, L2 लाइन पे, फिर जो L2 लेंथ का पार्ट इंटरसेप्ट हुआ, इस इंटरसेप्टेड पार्ट को हम लोग बोलेंगे L2 के लोग कंपोनेंट। L2 अगर y एक्सिस होता तो AY बोलते। उसी तरह जो z डायरेक्शन है वह देखिए, तो टेल से परपेंडिकुलर डाले z एक्सिस पे, हेड से परपेंडिकुलर डाले z एक्सिस पे, तो z एक्सिस का जो पार्ट इंटरसेप्ट हुआ यह कहलाएगा हमारा z कंपोनेंट, तो A Z। तो इस तरह हम लोग रिजोल्यूशन को भी डिफाइन करेंगे और उसके कंपोनेंट को भी डिफाइन करेंगे। अभी डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। रिजोल्यूशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट।
पहले हम लोग को पढ़ना है रिजोल्यूशन, द मैथमेटिकल प्रोसेस डिफाइंड फॉर फाइंडिंग इफेक्ट ऑफ वेक्टर along a direction other than itself। यहाँ डिफिनीशन में हम लोग अदर देन इटसेल्फ लेते हैं, लेकिन यह खुद के डायरेक्शन में भी इफेक्ट निकालेंगे तो सेम ही आएगा, जो उसका ओरिजिनल लेंथ होगा उसका ही इफेक्ट आ जाएगा, इसलिए सेम में भी यही फाइंड हो सकता है। तो ये एनी डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ डिफिनीशन को मॉडिफाई करके, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। और यह जो इफेक्ट आएगा, इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट। इस इफेक्ट को ही क्या बोलेंगे? इस इफेक्ट को ही हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ओसामा बिन लादेन है, या ओसामा बिन लादेन इंडिया में आ गया, तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए इंडिया के पुलिस डिपार्टमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर पूछेगा इसी के आने का पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर पूछेगा इसी का आने के मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके आने का पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके आने का एजुकेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके आने का मिलिट्री सिस्टम पे, सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। आप देखिएगा पुलिस की रात की नींद खत्म हो जाएगी, पब्लिक जो है वह रोड पर जो है आपको 7 बजे के बाद कोई चलना नहीं, बंद कर देगा, सभी लोग चलेगा नहीं। उसके बाद देखिए मार्केट जो है 5 बजे शटर डाउन हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एक पर्सन के आने का अलग अलग इफेक्ट पड़ा अलग अलग डिपार्टमेंट पे। जैसे अभी प्रेजेंट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कोरोना आने का इफेक्ट क्या पड़ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, ताकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ या एक इफेक्ट हो गया कोरोना का। दूसरा हो गया आपकी इम्यूनिटी पावर जो है इंक्रीज कर गया, तो यह दूसरा इफेक्ट हो गया आपके हेल्थ पे। उसके बाद सिक्योरिटी पे, पुलिस पे, पॉलिटिकल पे, इंडस्ट्री पे, जीडीपी पे, अलग अलग फील्ड में अलग अलग इफेक्ट पड़े हैं। उसी तरह यह अलग अलग इफेक्ट पड़े हैं। अब नाम जो ये लिए हैं, अब ये नहीं सोचिएगा कि ये नाम इसी का क्यों लिए, अभी है नहीं इसलिए नाम लिए हैं, नहीं तो कोई सुपारी देकर के हमको भी साफ करवा देता। इसलिए कभी भी ऐसा नाम नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो प्रेजेंट लाइव हो उनका नाम नहीं लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा एग्जाम्पल जज करेंगे, ठीक है। ये आदमी नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग नाम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग रिजोल्यूशन अब समझ चुके हैं कि रिजोल्यूशन है क्या, इसका बेसिक यूज क्यों है, क्या बेसिक्स है इसको डिफाइन करने का कंसेप्ट, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब मान लेते हैं 2 डायमेंशन में रिजोल्यूशन हम लोग को करना है, तो रिजोल्यूशन इन 2D। तो मान लेते हैं कि यह हमारा x एक्सिस है और यह हमारा y एक्सिस है। अब यहाँ पर कोई एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, यह वेक्टर हमारा जो है OP है, OP वेक्टर, ए वेक्टर मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो O के टेल से, यानी वेक्टर ए के टेल से और हेड से परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस का पार्ट इंटरसेप्ट हुआ लेंथ, उसको हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहेंगे। उसी तरह वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए टेल से, तो यही पॉइंट रह जाएगा हेड से, तो यह जो वाई एक्सिस पे पार्ट इंटरसेप्ट हो गया इसको ए बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। तो अब रिजोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को अगर डिफाइन करना हो तो लैंग्वेज क्या हम लोग देंगे, द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस इंटरसेप्टेड बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम हेड and tail या tail and head of vector on x axis is called x component। x component किसका? of vector। अब इसके लिए हम लोग डिराइव करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OPA। एक्स कंपोनेंट निकालना है, cos थीटा बताइए, OA बाई OP, तो OA बराबर हो गया OP cos थीटा। OP जो है A के मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है A cos थीटा, तो एक्स कंपोनेंट A cos थीटा होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
एक्स कंपोनेंट हमेशा ये cos थीटा होगा ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि थीटा किसके साथ आपने लिया है। थीटा जिस लाइन के साथ होता है उसके अलोंग cos कंपोनेंट होता है और उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin कंपोनेंट होता है, तो ये निकलेगा। इसी तरह जो है मान लेते हैं y कंपोनेंट हम लोग को डिफाइन करना है, तो देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा y कंपोनेंट। The length of x के जगह y axis intersected by drawing perpendicular from head and tail of vector on y axis is called y component of vector। बस इतना ही। इसके लिए कोई ट्रायंगल आप ले लीजिए, यही ट्रायंगल फ्रॉम OPA से sin थीटा निकालिए, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा AP by OP। AP को हम लोग OB लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, OB by OP, तो OB बराबर हो गया OP sin थीटा, तो OB ही y कंपोनेंट है यानी AY बराबर हो गया A sin थीटा। तो यहाँ ध्यान देना है कि थीटा x के साथ है तो x कंपोनेंट में cos आया, y में हमारा sin आ गया। अगर यही थीटा y के साथ लेते तो y में cos आता, x में sin हो जाता। इसलिए हमेशा जो है x कंपोनेंट A cos थीटा होगा, ऐसा जो है कंसेप्ट नहीं बनाइएगा, ये हमेशा नहीं होता है, ये थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। और बाद में तो हमारा ये एक्स वाई भी चेंज हो जाएगा, एक प्राइमरी रेफरेंस हो जाएगा, एक सेकेंडरी रेफरेंस हो जाएगा। थीटा प्राइमरी के साथ है या सेकेंडरी के साथ है, उसके अलावा किधर कॉस होगा किधर साइन होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए ये बेसिक में हम लोग मान लिए हैं, लेकिन ये मिस माइंड नहीं होइएगा कि कॉस है एक्स है तो हमेशा कॉस होगा, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है थीटा किस एक्सिस के साथ। तो इस तरह x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला। अब इस पे प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस हम लोग कल के क्लास में करेंगे। हम लोग उस दिए गए वेक्टर का जो वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंटेशन में किए थे उसी रिप्रेजेंटेशन को पुनः आपको रिवाइज करना है। और रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक क्वाड्रेंट में 3 मेथड उसको पढ़ाए थे, 3 टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। उसका जो फर्स्ट टाइप का रिप्रेजेंटेशन का उसको पढ़ के आइएगा, और उस फर्स्ट टाइप के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो है 2D में उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही सीखेंगे, न्यूमेरिकल ऑन रिजोल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, दो चीज सीखेंगे।